बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, मैं अमारावान यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फिजिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हम टॉपिक कर रहे थे वेव पार्टिकल डुअलिटी। इसमें हम ये बात प्रूफ कर चुके कि लाइट मैटर की तरह बिहेव करती है, लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव। इसमें हमने प्रूफ किए इंटरफेरेंस एज इट इज़, मैंने पिछले टॉपिक को ही यहाँ पर लिख रखा है। मैटर की तरह जब बिहेव करता है तो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन और पेयर प्रोडक्शन हमने पढ़ी। फिर हमने जब पार्टिकल नेचर पर आए तो हमने मैटर में कहा कि मैटर पार्टिकल नेचर रखता है और डेफिनेटली मैटर के पास पार्टिकल नेचर ही होगी अगर उसके पास E/m है, उसके पास चार्ज है, उसके पास मैस है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी होती हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। वेव प्रूफ हम कर रहे थे। तो नेक्स्ट हम इसी चीज़ को सॉल्व आउट कर रहे थे कि इधर मैटर कैन बिहेव लाइक अ वेव और नॉट। तो इसमें एक बात ये है कि मैं आपको शुरू पर बता दूँ कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ डिफरेंसेस हैं कि वेव और पार्टिकल्स के अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज़ ये हैं कि वेव्स के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, मैटर एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, वेव्स मोमेंटम ट्रांसफ़र करती हैं, मैटर भी एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं। मैटर रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन शो करता है, मैं बॉल को दीवार पर हिट करूँ टकरा के वापस आता है, लाइट भी इसी तरह हिट करके वापस आती है। सेम इसी तरह दोनों रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन भी शो करते हैं, इधर इट इज़ मैटर और द वेव, दोनों अपना पाथ बेंड करते हैं व्हेन दे एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। सो ये तो हो गई इनकी सिमिलैरिटीज़। व्हाट आर द डिफरेंसेस? डिफरेंसेस के अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि मैटर हमेशा अपने पास मैस पोजेस करता है, वेव मैस पोजेस नहीं करती। अगर वेव मैस पोजेस नहीं करती तो फिर वेव उसके मुकाबले में फ्रीक्वेंसी रखती है अपने पास। मैटर अपने पास चार्ज रखता है जबकि वेव अपने पास वेवलेंथ रखती है। तो ये इन दोनों के मेजर डिफरेंसेस हैं कि इन दोनों इनकी बेस पे। और हाँ, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट और वो ये, मैस मैटर हमेशा लोकलाइज्ड होता है, वेव कभी भी लोकलाइज्ड नहीं होती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है दोनों का। मैटर हमेशा लोकलाइज्ड होता है और वेव कभी भी लोकलाइज्ड नहीं होती। मैटर लोकलाइज्ड होता है, वेव लोकलाइज्ड नहीं होती। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि मैं एक वक्त में एक जगह पर ही एग्जिस्ट करूँगा। मैं एक वक्त में एक जगह पर एग्जिस्ट करूँगा बिकॉज आई एम मैटर। तो मैं लोकलाइज्ड हूँ, माई पोजिशन इज़ फिक्स्ड। बट इन द केस ऑफ वेव्स, आपके रूम के अंदर जो स्पीकर से आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप इस रूम में जिस मर्जी कॉर्नर पर बैठ जाएं, जितने मर्जी लोग बैठ जाएं, आप सबको साउंड सुनाई दे रही है। इसका मतलब साउंड हर लोकेलिटी में मौजूद है। इसका मतलब वो हर जगह मौजूद है, उसकी तो कोई फिक्स पोजीशन है ही नहीं। सो इट इज़ लोकलाइज्ड। एक सूरज से वेव मेरे तक पहुंच रही है, वो लाइट रे हर पॉइंट पर बीच में एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब वो लोकलाइज्ड नहीं है। मैं मैटर एक जगह पर लोकलाइज्ड हूँगा। इधर इट इज़ द केस ऑफ साउंड और द वे एनी काइंड ऑफ वेव, इवन ऑफ द लाइट, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, दोनों केसेस में ऐसा ही होगा। अब नेक्स्ट इसमें प्रूफ जल्दी देखते हैं कि डेविसन और जर्मर ने किया क्या, बिलाखिर उन्होंने प्रूफ क्या करने की कोशिश की। डेविसन और जर्मर ने ना किया यूँ कि इनके पास था एक इलेक्ट्रॉन का सोर्स, इन्होंने लिया एक फिलामेंट, इन्होंने फिलामेंट यूज़ किया टंगस्टन का। ये टंगस्टन फिलामेंट है। इस फिलामेंट को जब आप करंट और वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, जो इन्होंने वोल्टेज प्रोवाइड किया दैट वाज अबाउट 54 वोल्ट्स, जो इन्होंने वोल्टेज प्रोवाइड किया। तो इसको जब वोल्टेज प्रोवाइड किया ना, तो हमें पता है कि थर्मियोनिक एमिशन का प्रोसेस हुआ होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू हो जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने हिट करवाया एक निकल क्रिस्टल पे। ये कोई निकल का क्रिस्टल मौजूद है, इस क्रिस्टल पे इन्होंने हिट करवाया और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट लेयर से डिफ्रैक्ट होता है। अब ये डिफ्रैक्शन कैसे हुई, तो इसके ऊपर असल में टॉपिक है फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 9 का। मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत उसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, एक ओवरव्यू, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अब यहाँ पर यूँ है कि आपके पास कोई भी निकल क्रिस्टल ही कह लें, फिर निकल क्रिस्टल की बात हो रही है तो निकल क्रिस्टल है। ये निकल क्रिस्टल के अंदर लेयर्स मैंने शो की एटम्स की। एटम इसके अंदर यूँ लेयर्स में होंगे ना, तो ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने इंसिडेंट करवाई, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंसिडेंट हुआ इस पॉइंट पे, दूसरी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंसिडेंट हुई इस पे, ये यहाँ से रिफ्लेक्शन शो करने के बाद इधर ये भी रिफ्लेक्शन शो करके इस डायरेक्शन में।
अब जब यहाँ पर आपके पास पड़ा है, इस पोजीशन पे पड़ा है सोर्स, ऑब्वियसली इट विल बी अ फिलामेंट, यही वाला। और इस साइड पर यहाँ कहीं पर मौजूद है ऑब्जर्वर, मतलब आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको, आपको यहाँ पर दो वेव्स नज़र नहीं आएंगी। यू विल सी अ डिफ्रैक्शन पैटर्न, आपको यहाँ पर इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन होती नज़र आएगी। और होगा यूँ कि आपके पास डिफ्रैक्शन पैटर्न यूँ बनेगा कि देखिए दो वेव्स आपकी तरफ ट्रैवल कर रही हैं, एक्स रेज आपने इंसिडेंट की, ये मैंने जो रेज दोनों इंसिडेंट की, ये दोनों रेज कौन सी थी, दीज बोथ आर एक्स रेज, इन दोनों का मैंने इंसिडेंट किया, इन्होंने जाकर मुझे उधर इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर दिया। इंटरफेरेंस पैटर्न शो हुआ, अगर मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रही है, इन केस इफ आई एम सेइंग अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न, या फिर आई एम observing a bright fringe, then what should be there? There should be a path difference of m lambda, वहाँ पे पाथ डिफरेंस m लैम्डा होना चाहिए। और अगर मैं m लैम्डा देख रहा हूँ तो पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2d साइन थीटा। मैं जब कैलकुलेट करता हूँ दिस पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। कैसे आता है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन फिर भी सबसे पहले तो इंटरफेरेंस का ना सुन लें कि इंटरफेरेंस का फिनोमेनन होता कब है। इंटरफेरेंस तब होती है when two waves traveling in the same direction and have same frequency। इन दोनों की यहाँ पर डायरेक्शन अगर मैं बनाऊँ, दोनों इसी डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, बोथ हैव सेम डायरेक्शन। दूसरी कंडीशन ये है कि बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी, यस बोथ आर द एक्स रेज। जब ये दोनों ही एक्स रेज हैं, अंडरस्टूड है कि इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ऑब्जर्वर को दो अलग अलग वेव नज़र नहीं आएंगी, he will see a diffraction और इंटरफेरेंस पैटर्न। पाथ डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। अब पाथ डिफरेंस आपने कैसे फाइंड करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है और समझने वाली है। पाथ डिफरेंस इस केस में हम यूँ फाइंड करते हैं, देखिए यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक और यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक दोनों वेव्स ने एक जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर यहाँ तक दोनों का डिस्टेंस सेम है, मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ एक परपेंडिकुलर, ये आ गया एक परपेंडिकुलर, यहाँ से मैंने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है दोनों एटम्स की लेयर के दरमियान में डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को मैं लिख रहा हूँ d से। सेम इसी तरह जब ये वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट करके यहाँ गई और ये वाली जो वेव है इस पॉइंट से आगे, दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रखा। मैं यहाँ से भी इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर सुन लें, मैं इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ आपकी आसानी के लिए। मैं इनको नाम यूँ दे रहा हूँ, दिस पॉइंट इज़ A, B, C और D मैंने चूंकि लिख रखा है तो मैं इसको E नाम दे रहा हूँ। इस वेव ने पॉइंट A तक और इस वेव ने पॉइंट B तक एक जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। इस वेव ने B से आगे और इस वेव ने C से आगे एक जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये जो नीचे वाली वेव है इसने कुछ पाथ एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है, एंड दिस एक्स्ट्रा पाथ इज इक्वल टू AE प्लस EC, कि यहाँ से लेकर ये और फिर E से लेकर C तक ये जो डिस्टेंस है ना, ये नीचे वाली वेव ने एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है। अगर ये एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है, दिस डिस्टेंस इज पाथ डिफरेंस। अगर मैं A से लेकर E तक और E से लेकर C तक डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड कर लूँ तो इसका मतलब ये तो मेरे पास पाथ डिफरेंस आ जाएगा। वेल आई कैन फाइंड इट, और ये मसला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल कौन सा बनता है, थीटा। थीटा के सामने वाली साइड कौन सी हो गई, परपेंडिकुलर। इस डायग्राम को बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से। ये डायग्राम यहाँ पर यूँ बन रही है, ये वो डॉटेड लाइन है जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया। एक यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ ये रेड कलर की ब्लैक लाइन, इसके साथ मैंने लिख रखा है D, और एक मैंने ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मैं उस वेव पर यूँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, एंगल 90, यहाँ पर एंगल आ गया थीटा। थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर। ये साइड है A, ये E और ये साइड है B। मैं साइन थीटा यूज़ कर रहा हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड की वैल्यू है A इंटू E ओवर हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज साइड किसकी इक्वल है, D के इक्वल। इसका मतलब A इंटू E इज इक्वल टू D साइन थीटा। ये D इधर लाकर मल्टीप्लाई करते हैं। AE साइड को मैंने फाइंड कर लिया है कि ये जो साइड है, दिस साइड इज इक्वल टू D साइन थीटा। सेम इसी पैटर्न के ऊपर जब आप फाइंड करेंगे दूसरी तरफ से साइड,
यहाँ पर पॉइंट लगा रखा है आपने C। जब आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे ना तो आपके पास ये साइड भी अंडरस्टूड है D sin थीटा आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी एंगल थीटा ही बनना है। इसका मतलब EC भी किसकी इक्वल है, EC इज ऑल्सो इक्वल टू D sin थीटा, E इंटू सी, EC इज इक्वल टू D sin थीटा। इसका मतलब ये भी D sin थीटा, ये डिस्टेंस भी कितना हो गया D sin थीटा। इन दोनों को ऐड कर दें तो टोटल पाथ डिफरेंस जो मैं पहले बात कर रहा था इज इक्वल टू 2D sin थीटा। अगर टोटल पाथ डिफरेंस 2D sin थीटा आ रहा है, इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में मैं चाहूँ तो इस बात को यूँ लिख सकता हूँ, m लैम्डा इज इक्वल टू 2D sin थीटा। m लैम्डा इज इक्वल टू 2D sin थीटा। जब हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं ना तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू 2D sin थीटा डिवाइडेड बाय m। ये m ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है, मैथ नहीं है यहाँ पर। इस m को हमने लाकर उधर कर दिया डिवाइड। सो नेक्स्ट अब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यूज़। अगर हम इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास सिचुएशन यूँ बनती है, लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू डी। डी क्या चीज़ थी, डी इन एटम की लेयर्स के दरमियान में स्पेसिंग थी। और इन केस ऑफ निकल ये वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻⁻10। साथ इसके बाद साइन ऑफ एंगल थीटा, तो साइन ऑफ एंगल 65 डिग्रीज। कि जब इन्होंने यहाँ पर इंटरफेरेंस देखी डेविसन और जर्मर ने, तो डेविसन और जर्मर को जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम पैटर्न मिलता है ना, वो मैक्सिमम पैटर्न इनको मिलता है एंगल ऑफ 65 डिग्रीज पर। मतलब वो नॉर्मल के साथ यहाँ पर जो एंगल बना रहे थे, नॉर्मल जो वेव आ रही थी उसके साथ जो एंगल क्रिएट हो रहा था वो कितना हो रहा था, 65 डिग्री का। जब और डिवाइड बाय m ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, अगर फर्स्ट ऑर्डर हो तो उसके लिए m पुट हो जाएगा 1। मैं लैम्डा यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो लैम्डा के लिए आंसर आता है 1.65 10⁻⁻10 मीटर। अगर एक्स रेज ये पैटर्न शो कर रही हैं, वो कर रही थी 1.65 10⁻⁻10। ये बात डेविसन और जर्मर से बहुत पहले की है। ये बात ऑब्जर्व किसने की थी, ये ब्रैग्स ने ब्रैग इक्वेशन है फर्स्ट ईयर के टॉपिक में। उन्होंने ब्रैग फैमिली, असल में दो फादर एंड द सन, दोनों साइंटिस्ट, उन्होंने ये फाइंड की थी ब्रैग्स इक्वेशन विच सेज दैट 2D sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। ये जो इक्वेशन है दिस इज कॉल्ड ब्रैग्स इक्वेशन। बहरहाल अगर यही पैटर्न हमें डेविसन और जर्मर में मिल गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ वेव। देखते हैं कैसे। डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने एक फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट करवाया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्स रेज, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स निकल में से हिट करने के बाद निकल के ऊपर रिएक्शन भी करवाते हैं, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडाइज कर देते हैं किसी सरफेस को। बहरहाल इसको ऑक्सीडाइज करते हैं और सामने पड़े एक डिटेक्टर के ऊपर, फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जाकर हिट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का फोटोग्राफिक प्लेट्स पर हिट करना और वहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करना। कौन सा पैटर्न? इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस तो पैटर्न, ये तो वेव की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग लाइक अ वेव। फिर सुने इस बात को, फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन एमिट करवाए। कैसे एमिट करवाए? थर्मियोनिक एमिशन। निकल क्रिस्टल पे हिट करते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है जाके फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर डिफ्रैक्शन पैटर्न बनने का मतलब क्या है? वहाँ पर इंटरफेरेंस हो रही है एक किस्म की, या डिफ्रैक्शन भी हो रही है, तो क्या हुआ? वो भी प्रॉपर्टी वेव की है। तो इसका मतलब वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रही? वेव्स का फिनोमेनन शो कर दिया। वेव्स की प्रॉपर्टी मैटर के पास, इसका मतलब मैटर शुड बिहेव लाइक अ वेव। पहली बात तो यहाँ से प्रूव हो रही थी। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने वेवलेंथ कैलकुलेट करने की कोशिश की। डेविसन और जर्मर ने जब वेवलेंथ कैलकुलेट करने की कोशिश की तो उन्हें इससे भी ज़्यादा शॉकिंग किस्म के रिजल्ट्स मिले। उन्होंने वेवलेंथ फाइंड करने के लिए ब्रैग्स का थ्योरम यूज़ नहीं किया। उसकी वजह ये कि ब्रैग तो कंसिडर कर रहा था एक्स रेज को, एंड एक्स रेज आर द वेव्स। हम कंप्लीटली इस बात पे एग्री करते हैं। इन्होंने कहा नहीं, हम पार्टिकल से वेव बिहेवियर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक फार्मूले को एक नए तरीके से डिराइव किया। कहा कि ये इलेक्ट्रॉन्स चूंकि मूव कर रहे हैं, दे मस्ट पोजेस काइनेटिक एनर्जी एंड दैट काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू
1/2 mv²। और अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना तो वो काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में होगी उनके पास? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट काइनेटिक एनर्जी शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो मैं इस v को मैं लिख रहा हूँ कैपिटल में। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में भी फॉर्मूला लिखा है 1/2 mv²। इससे पहले कि कन्फ्यूजन हो आप क्या करें, इस एम वी को कन्वर्ट करें मोमेंटम में। मैं उसको कन्वर्ट करने के लिए ई, ये वी एज इट इज़ आएगा यहाँ पर, लेकिन वो चूंकि मैंने ब्लैक में लिखना है मैं इसलिए इसको भी छोड़ रहा हूँ। इस साइड पर मैं मैथ से कर रहा हूँ मल्टीप्लाई m², v², मैथ से ही मैंने कर दिया डिवाइड m। v² एज इट इज़, m की जगह मैंने लिखा m², एक मैथ से मल्टीप्लाई किया, एक m से मैंने क्या कर लिया डिवाइड, और ये वाला वोल्ट वाला v एज इट इज़। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू 1/2 m² v²। इट इज इक्वल टू mv²। m इंटू वी, ये तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। 2m इधर डिवाइड हो रहा है, इधर लाकर मल्टीप्लाई कर दें, 2me साथ आ जाएगा v, ये वोल्टेज वाला v है, इज इक्वल टू इधर रहेगा mv²। इसका मतलब मोमेंटम p²। अगर ये मोमेंटम p² है, p को करें ना ख़त्म, स्केयर को ऊपर से कर दें ख़त्म, स्केयर होगा ख़त्म तो खाली क्या रह जाएगा मोमेंटम। देन p शुड बी इक्वल टू, p इज इक्वल टू, अगर मैं p की यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ, इट इज इक्वल टू स्केयर रूट 2 m e इंटू वी। और यहाँ से हम मोमेंटम के लिए इक्वेशन निकाल लेते हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू 2mEv। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं यहाँ से निकालूँ लैम्डा के लिए इक्वेशन, तो लैम्डा मोमेंटम और लैम्डा का आपस में रिलेशन, वो उसमें हमने पढ़ा था P इज इक्वल टू h ओवर लैम्डा, P इज इक्वल्स टू h ओवर लैम्डा एंड लैम्डा विल बी इक्वल टू h ओवर p। इसका मतलब मैं p को किससे रिप्लेस कर लूँगा, मैं इस p को रिप्लेस कर रहा हूँ h ओवर लैम्डा से। अगर मैं इस p को h ओवर लैम्डा से रिप्लेस करूँ तो इट विल बी इक्वल टू h ओवर लैम्डा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2me इंटू वी। नेक्स्ट इस लैम्डा को उधर शिफ्ट कर दें, 2mev को इधर लाकर डिवाइड कर दें, तो लैम्डा के लिए इक्वेशन जो डेविसन और जर्मन ने फाइंड की, इट इज स्क्वायर रूट 2mev। वेल अब इन्होंने वैल्यूज पुट की इसके अंदर। जब ये इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, एच की जगह प्लांक्स कांस्टेंट 6.673 10⁻⁻34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31, ई 1.6 10⁻19, वोल्टेज वो इन्होंने अप्लाई किया था 54 वोल्ट्स। जब ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो इनके पास आंसर किस तरह आता है। मेरे पास फ्री स्पेस इतनी नहीं है, मैं यहाँ पर साइड पे कर रहा हूँ। लैम्डा इज इक्वल टू एच की जगह 6.63 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 mass of electron 9.1 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय वोल्ट, और वोल्टेज यहाँ पर है 54 में। लैम्डा जब इस केस में कैलकुलेट किया गया, द आंसर कम्स आउट एज 1.66 10⁻10 मीटर्स। ये आंसर तो बिल्कुल उसी तरह से आ रहा है जिस तरह ब्रैग्स इक्वेशन में कैलकुलेट हुआ था एक्सरेज के लिए। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स असल में इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं, दे वर बिहेविंग लाइक अ वेव। ये जो पैटर्न था ये हमने कहाँ से निकाला, ये तो एक्स रेज का वेव नेचर थी। यहाँ से जो एमिट हो रहे थे वो तो इलेक्ट्रॉन थे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में। आंसर उनका भी यही आ रहा है। उनकी जब वेवलेंथ आप कैलकुलेट करते हैं तो यही आंसर आता है। इसका मतलब इस टॉपिक में हो क्या रहा है, अ पार्टिकल एन इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल कौन सा इलेक्ट्रॉन, अ पार्टिकल इज बिहेविंग लाइक अ वेव। तो यहाँ पर पार्टिकल का डुअल करैक्टर फाइंड हो गया कि वही वेवलेंथ एक्स रेज के केस में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 1.65 10⁻10 आती है एक्स रेज मतलब वेव नेचर में,
और वही वेवलेंथ जब हम पार्टिकल करैक्टर से सॉल्व करके, मैंने मोमेंटम से रिप्लेस की थी वैल्यू, मोमेंटम इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, वेव की नहीं है, तो अगर उसको मैं पुट करके वेवलेंथ निकालता हूँ तो मेरे पास आंसर कितना आता है 1.66 × 10⁻⁻⁻। तो इसका मतलब पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। तो अब ये टॉपिक कंप्लीट होता है आपका, और इन दोनों को भी, डेविसन एंड जर्मर को भी 1937 आई थिंक उसमें इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब टॉपिक का एंड ये है, लाइट मैटर की तरह बिहेव भी करती है, वेव की तरह भी बिहेव करती है, पार्टिकल भी मैटर की तरह बिहेव करता है, वेव की तरह भी बिहेव करता है। वेव की तरह बिहेव करना हो तो उसके एक्सपेरिमेंट में आपने ये आंसर देना है। अभी इसका एक और फर्दर सब टॉपिक रहता है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या है, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन को हम यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड द एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब आपको देखने के लिए तो कोई वेव चाहिए, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक अ वेव। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो फार्मूला है ना, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इस फार्मूले से हमें एक और चीज़ भी मिल रही है, और वो ये कि इस फार्मूले से हम ये प्रूव करते हैं कि आप वोल्टेज जितना बढ़ाते चले जाएंगे ना, वेवलेंथ उतनी क्या होती जाएगी, कम, और जितनी वेवलेंथ कम होती जाएगी हमारे लिए उतना फ़ायदा भी है। वो इस तरह कि हमारे लिए डिटेक्शन में उतनी आसानी होगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से वेवलेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और वेवलेंथ जिस हिसाब से आप चेंज करते रहेंगे आपके लिए चीज़ें उतनी आसान होती जाएंगी, मतलब उतनी ज़्यादा आपको मैग्नीफाइंग पावर मिल जाएगी, रिजॉल्विंग पावर उतनी ज़्यादा मिल जाएगी, क्योंकि जितनी वेवलेंथ छोटी होती है रिजॉल्विंग पावर उतनी ज़्यादा हो जाती है। मज़ीद इस पर नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फ़िलहाल अब आप लोगों ने पेपर में क्या लिखना है, एक बात याद रखिएगा, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट आए, पेपर में ये सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली 2D साइन थीटा m लैम्डा से आगे ये प्रूफ कर दें, दैट्स फेयर इनफ, बिकॉज आपको पूरा कॉन्सेप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने चूंकि समझाना होता है टॉपिक, तो मैं पिछली पूरी कहानी लाकर यहाँ पे सुना देता हूँ आपको, आपने एज इट इज़ नहीं लिखनी होती। फिर इस टॉपिक के अंदर ये सारा भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैटर, पार्टिकल का मैटर और वेव नेचर दोनों, इनको डिस्कस कर लें, इसको मत डिस्कस करें, लेकिन पता होना चाहिए। मेन कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैंने पिछले लेक्चर का एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है ये पोर्शन। तो टॉपिक्स को समझ के और कोशिश करें कि इन सारे टॉपिक्स को एक ही फ्लो में बैठ के पढ़ें। जब आप एक ही फ्लो में तरतीब से पढ़ेंगे ना, तब आपको बात ज़्यादा आसानी से समझ आती है। आप पहले वेव करैक्टर पढ़ें, फिर इसका मैटर करैक्टर पढ़ें, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, और फिर इसको आकर समझें, तब आपको फ़ायदा होगा। अगर आप ये कहें कि बग़ैर पिछले कॉन्सेप्ट के आपको सारा कुछ समझ आ जाए, इट्स इम्पॉसिबल। तो कोशिश किया करें, कॉन्सेप्ट से पढ़ा करें। और नेक्स्ट, मैंने आपको शुरू से यही बात कह रहा हूँ, सेकेंड ईयर फिजिक्स कभी भी लिंक्स के बगैर नहीं चलती। एक चैप्टर शुरू होता है, उसके थ्रू आउट लिंक्स चलते हैं। चैप्टर 12 शुरू हुआ, उसके लिंक्स अभी तक यहाँ तक उसके असरात पाए जा रहे हैं। चैप्टर 20 में भी इसके असरात हैं। तो कॉन्सेप्ट, लिंक्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।